वेलकम परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज यहाँ पर आप सीखने वाले हैं पोएट्री। यानी कि आज आप क्या पढ़ेंगे? पोएट्री पढ़ेंगे। तो पोएट्री में आज आपकी है पोएम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यहाँ पर पोएम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में और पोएम के बारे में। क्या है अबाउट द पोएम? सबसे पहले पोएम के बारे में जानते हैं। Dust of Snow is a simple poem by Robert Frost, but it has a larger significance. The poem expresses the significance of a small and simple moment which may affect our thinking process. The poet has mentioned hemlock tree and crow in the poem. The poet is standing under a hemlock tree and it is snowing. मतलब डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक सरल कविता, मतलब साधारण कविता है, लेकिन इसका महत्व अधिक है। सबसे ज़्यादा इसका महत्व भी है और ये बहुत ही साधारण कविता है। कविता छोटे एवं सरल क्षणों को समझाती है, मतलब जो छोटे छोटे क्षण जिनको हम भूल जाते हैं उनके बारे में समझाने की कोशिश इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने की है, जो हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। अब देखिए, कविता जो है ये आपके सोचने के तरीके को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्षण होते हैं जो हम भूल जाते हैं और उन छोटे छोटे क्षणों को हम अनावश्यक गंवा बैठते हैं, तो उनके बारे में हमें याद दिलाने की बात कही गई है। कवि ने हेमलॉक यानी हेमलॉक के पेड़ तथा कौवे का उल्लेख कविता में किया है। मतलब इन दोनों लोगों का उल्लेख इसमें क्यों किया है? क्योंकि हेमलॉक जो है और कौवा, ये दोनों किसके मतलब किसके प्रतीक हैं? ये दोनों निगेटिव है, ठीक है, निगेटिविटी के प्रतीक हैं, निगेटिव होते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है हेमलॉक ट्री हो और कौवा हो, ये अशुभ माने जाते हैं, ठीक है, इनको क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसी अशुभ चीजें जो होती हैं वो भी हमारे लिए अच्छा कर सकती है, वो चीज इस पाठ में आपके पोयम में बताई गई है। कभी हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा है एवं बर्फ गिर रही होती है। मतलब कभी जो है वो हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और बर्फ गिरती रहती है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? द पोएट हैड एक्सप्रेस हिज बैड मूड बाय एक्सप्रेसिंग दैट ही वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री विच इज द पॉइजनस ट्री एंड क्रो इज अ सिंबल ऑफ शारो। द क्रो सिटिंग ऑन द ट्री shake the tree and dust of snow flake or small particles of snow fall on the poet. This changed the poet's moods and his sad mood sense, and he saved the rest of the day being spoiled due to his bad mood. अब देखिए, कवि ने अपनी खराब मनोदशा को दर्शाने के लिए हेमलॉग का वृक्ष, जो एक विषैला वृक्ष है, एक कौवा जो शोक का प्रतीक है, इनको दर्शाया। मतलब अपनी मनोदशा को दर्शाने के लिए उसने किसका किसका यूज किया है? एक तो यूज किया है हेमलॉक के वृक्ष का, दूसरा यूज किया है यहाँ पर कौवा। कौवा किसका प्रतीक होता है? शोक का। हेमलॉक ट्री एक विषैला पेड़ होता है और ये दोनों अशुभ माने जाते हैं, लेकिन इसमें इस पोएम में कवि ने दोनों को दर्शाया है। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा पेड़ को हिलाता है। मतलब एक जब भी लेखक जो होता है, राइटर जो है, कंपोजर, वो कहाँ पर बैठा हुआ है? एक पेड़ के नीचे। तब तक क्या होता है, एक कौवा उड़ते हुए आता है और उस पेड़ की डाली पर बैठता है, और उसके बैठने से पेड़ की डाली जो है वो हिल जाती है एवं बर्फ के धूल यानी बर्फ के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो लेखक के ऊपर गिर जाते हैं पत्तियों से खिसक करके। यह कवि की मनोदशा को बदल देता है। मतलब उस कणों के द्वारा, जब हेमलॉक के ट्री जो होता है, हेमलॉक ट्री जो एक विषैला पेड़ है, उसके पत्तों से जब डस्ट यानी कि जो स्नो होती है, बर्फ होती है, उसके छोटे छोटे कण लेखक के ऊपर गिरते हैं, तो उसका मूड जो था वो खराब था, मनोदशा उसकी खराब थी, वो उसका बैड मूड जो था वो भी सही हो जाता है, और इस कारण उसका जो बाकी बचा हुआ दिन जो खराब होने वाला था बैड मूड की जरिए से, वो उसका दिन समय जो था वो बच जाता है। तो समय को भी इसमें बचाने की बात कही गई है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बैड हमारे लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को, और पोएम के माध्यम से हम जानते हैं। द वे अ क्रो सोक सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब देखिए, द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब सबसे पहले इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद में हिंदी। द पोएट इज इन द बैड मूड एंड ही इज स्टैंडिंग बाई अ ट्री, अ हेमलॉक ट्री,
a crow happened to shake the tree and some snow dust fall on the poet. Here the hemlock tree and the crow are significant signifiers of सैडनेस एंड gloom. मतलब द वे अ क्रो, मतलब लेखक जो है, राइटर जो है, कवि जो है, वो कहाँ बैठा हुआ था? वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, या खड़ा हुआ था, या बैठा हुआ था। तब तक क्या होता है, एक कौवा उड़ता हुआ आता है, और कौवा रास्ते में उड़ता हुआ आता है और उस पेड़ के ऊपर बैठता है, जिसके कारण क्या होता है, पेड़ की डाली हिलती है। और जब वो बैठता है तो क्या होता है, उसके कारण लेखक के ऊपर कुछ डस्ट, मतलब स्नो, बर्फ के जो कण थे, वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिरते हैं? हेमलॉक ट्री। ठीक है, हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर कुछ कण जो थे बर्फ के, वो गिर जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक आया है क्रो और एक आया हेमलॉक ट्री। यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। यहाँ पर हेमलॉक जो है और हेमलॉक ट्री, क्रो, ये सब किसके प्रतीक माने गए हैं? अंधकार, उदासी और अंधकार के प्रतीक यहाँ पर माने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या है? नेक्स्ट है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो सबसे पहले इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट वॉज इन अ बैड मूड, मतलब लेखक का जो मूड था वो बहुत ही खराब था, अच्छा नहीं था, मनोदशा उसकी अच्छी नहीं थी। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली। अब देखिए, जब बर्फ के कण जो थे वो उसके ऊपर गिरे तो उसका मन जो था वो तुरंत शांत हो गया। मतलब पहले वो व्याकुल हो रहा था, परेशान हो रहा था, लेकिन अब वो उसका मन शांत हो गया। ही हैड ऑलरेडी स्पेंड हिज डे इन अ बैड मूड, मतलब उसने काफी समय पहले से ही अपना खराब मनोदशा के कारण काफी समय बर्बाद वो कर चुका था। बट द रेस्ट ऑफ इट वॉज सेव्ड बाई द क्रो एंड हेमलॉक ट्री। लेकिन बाकी बचा हुआ समय जो था, रेस्ट ऑफ मतलब बचा हुआ शेष, शेष जो समय था उसने बचा लिया। किसके जरिए से? कौवा और हेमलॉक ट्री के द्वारा उसका बचा हुआ जो समय था वो बच गया, मतलब खराब होने से बच गया। जनरली, अब देखिए, जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर अ नेगेटिव reference, but the poet has used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too. अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है, हेमलॉक ट्री और पेड़, हेमलॉक का पेड़ और कौवा जो है, ये इनका उपयोग नकारात्मक संदर्भों के लिए ही किया जाता है हमेशा ही। लेकिन यहाँ पर कवि ने क्या किया, कवि ने खूबसूरती से उसे चित्रित किया है, हर्ष और खुशी भी ला सकता है। इस मतलब प्रसन्नता और खुशी के लिए उसने यहाँ पर उनका वर्णन किया है इस अपनी कविता के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपकी थी कविता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और बहुत ही अच्छी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारी वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट। नेवर फॉरगेट लाइक एंड शेयर।